स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे 3 मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा कि आज कुछ फैंस हैं क्रिस्टोफर नोलन के, बौखलाए हुए हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कि इंटरस्टेलर को इंडिया के अंदर आईमैक्स की थिएटर्स नहीं मिले हैं, उनकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। उसकी जगह सारे के सारे जो आईमैक्स थिएटर्स हैं इंडिया के अंदर वो दे दिए गए हैं पुष्पा 2 को। पहला टॉपिक होगा वो। दूसरा टॉपिक होगा हमारे कल के एपिसोड से कंटिन्यूड, बेंगलोर के अंदर जो हुआ है, जो एक आदमी है जिन्होंने सुसाइड कर ली है, उस पर भी काफ़ी अपडेट्स इस समय आ रही हैं। सिर्फ उनकी साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से जिन पर उन्होंने एलिगेशन लगाए थे उधर से काफ़ी अपडेट्स आई हैं, उस पर बात करेंगे। और आज शो को ख़त्म करेंगे डीडी अपडेट्स के साथ। पिछले 2 शोज़ के अंदर हमने डीडी के ऊपर कोई अपडेट्स नहीं दी हैं, इस बारी नई अपडेट आई हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट आई है जे-ज़ी को लेके। जे-ज़ी का नाम कनेक्ट किया गया है डीडी के साथ एक बहुत ही हीनियस क्राइम के अंदर, उससे भी चर्चा करेंगे। इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज एक बार फिर से पॉप मैंशन में द होम टीम हिमांशी दुबे ऑन द पैनल और साथ ही साथ मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। सबसे पहले, Interstellar to not get IMAX re-release due to Pushpa 2 fever. Furious Christopher Nolan fan says this has to stop. HD का आर्टिकल है, कहता है Pushpa 2 has taken up all the India IMAX theaters, thereby limiting the re-release of acclaimed Christopher Nolan film starring Matthew McConaughey. The hype around Sukumar's Allu Arjun, Rashmika Mandanna and Fahad Fasil starrer Pushpa 2, the rule is massive. The film will be released in theaters nationwide on December 5th. Another film is also set to re-release on this date, Christopher Nolan's Interstellar. ये आर्टिकल है 4 दिसंबर का। क्यों? एक तो फाइनली इतने टाइम बाद इंटरस्टेलर किसी को वापस सिनेमा में देखने को मिलेगी आईमैक्स में, बहुत बड़ी चीज़ है यार। उस समय आईमैक्स के थिएटर नहीं थे इंडिया में जब वही तो ये एक्सपीरियंस ही अलग होगा। पुष्पा 2 तो यार ठीक है, अच्छी हो सकती है, मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन फिर भी इंटरस्टेलर तो कहीं ज़्यादा ऊपर लेवल पे है, उस पर अभी तक ऑलरेडी। उसको आईमैक्स पे देखने का फ़ायदा है, पुष्पा 2 को आईमैक्स में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उस कैमरे पे बनी भी नहीं है। बात ये है जब पुष्पा 2 आईमैक्स के कैमरा पे शूट भी नहीं हुई, वही तो। एंड देन ऑल्सो इट इज ऑक्यूपाइंग ऑल द लाइक जितने भी हॉल्स है हमारे पास आईमैक्स के लिए। ये देख रहे हो, मोनोपोली देख रहे हो यहाँ पे इंडस्ट्री की। तुम कोई बाहर का बंदा आके कुछ कर ही नहीं सकता। अगर सबसे बड़े बंदे की सबसे टॉप फिल्म, सबसे वेल डिमांडेड फिल्म मैं कहूँगा कि भाई सब वेट कर रहे थे इस फिल्म का, अगर वो आ भी रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ रही है, हाइप है उसकी, लेकिन सारे के सारे थिएटर्स उसके नाम पे बुक कर देना यार, ये तो गलत है। जितने बाकी छोटे मोटे भी बंदे होते हैं अपनी फिल्म्स लेके आते हैं, उनके लिए भी स्क्रीन मिलना मुश्किल हो जाता है इस चक्कर में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जानवी कपूर का ये कमेंट था, उन्होंने पॉइंट आउट करा कि पुष्पा 2 इज ऑल्सो सिनेमा, व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद आइडियलाइजिंग द वेस्ट एंड रनिंग डाउन थिंग्स दैट कम आउट ऑफ आवर ओन कंट्री and instantly disqualifying it from being considered as worthy. Janvi also added that while the world celebrates our rooted stories, we tend to look down upon them, writing the same rooted representation and larger than life tone other countries appreciate and are fascinated by our cinema for. We ourselves are embarrassed of, sad. ये जानवी कपूर को जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैडम देखिए, ऐसा है, बाहर के लोग ना हम लोगों से कुछ बहुत खुश नहीं है टेक्निकली। अगर होते तो हमारी फिल्में अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शोज़ के अंदर और इवेंट्स के अंदर जो है स्क्रीन हो रही होती। वो आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पीछे जो हैं 2nd टियर 3rd टियर 4th टियर के 60 करोड़ हिंदुस्तानी लौंडे पड़े हुए हैं, पागल हो रखे हैं भाई। हाँ। पूरे प्रॉपर पागल, उसको भी पता अच्छे तरीके से किस वजह से और किस लिए पागल हो रखे हैं। दिस आल्सो हैज अ लॉट टू डू विद द फैक्ट दैट अभी उनकी रिसेंटली दीवार आई है, व्हिच इज अगेन लाइक यू नो इट्स अ टॉलीवुड फिल्म। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि जब आपके पास इतने लौंडों की ऑडियंस, छिछोरे लौंडों की ऑडियंस हो जो कि अमेरिका की पूरे के पूरे देश की जनसंख्या को पार कर सकती है, तो फिर अमेरिका भी आके बोलेगा हाँ मैडम एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। और क्या? वो आपके लिए नहीं आया कि आप बहुत अच्छा आर्ट बना रही हैं, कुछ नहीं बना रही हैं। हमारे देश के अंदर की फिल्में किस लेवल की हैं वो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। और जो बाहर बैठे हैं, जो ये नोलन है ना, जब ये इंसान
इंटरस्टेलर जैसी फिल्म बनाता है तो आपको लगता है कि वो आके बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे से बेटर पुष्पा 2 है भाई, मैं क्या इंटरस्टेलर है, क्या उड़ा रहा हूँ मैं हवाई जहाज, अरे ऐसे नाचाओ ऐसे नाचाओ तो मजा आए। ये सोचो ना, इंडस्ट्री के लोगों को सबसे बड़ी और सबसे अच्छी फिल्म की परख ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुष्पा 2 इंटरस्टेलर से ज्यादा अच्छी है। अरे कौन खानदानी धंधा है ना भाई, खानदानी धंधा है ना, कैसे खानदानी धंधे को चल ही रहा है ना, उनकी तो रोजी रोटी यहीं से चल रही है, वो तो बोलेंगे ही। अरे रोजी रोटी चल रही है लेकिन यार तो ऐसे साफ झूठ तो मत बोलो। नॉर्मल बंदे को भी अगर 2 पिक्चरें दिखा देंगे ना सामने बैठ के, उसको पुष्पा 2 चलो ठीक है एंटरटेनिंग लग जाएगी, लेकिन अगर उसको समझ आएगी सिनेमा की, उसकी समझ होगी कि स्टोरी क्या चलती है, लाइंस कैसे चलती है। आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज करा कि जिसको सिनेमा की समझ होगी, ठीक है। अरे यार वो खुद उसको भी पता है ना यार वो कर क्या रही है। अगर वो एक कहीं भी किसी भी लेवल में अगर पुष्पा 2 को इंटरस्टेलर से कंपेयर करेगी और कहेगी कि पुष्पा 2 ज्यादा अच्छी फिल्म है, नहीं भाई उसकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चाहे वो जो मर्जी करे, जो मर्जी बोले, जैसी मर्जी फिल्म्स करे। यहाँ ना बात जानवी कपूर तक लिमिटेड नहीं है, बात ये भी है कि हमारी इंडियन ऑडियंस क्या प्रेफर करती है। पुष्पा 2 ने अभी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं, लाइक विद इन 1 वीक उसने 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर लिया है। तो ये तो नहीं है कि हमारी इंडियन ऑडियंस प्रेफर नहीं करती इस तरह की मूवीज़, बिकॉज क्लियरली दे आर डूइंग इट एंड दे आर प्रेफरिंग इट। अब उसका ऑफ कोर्स अर्निंग्स कितना सही है कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पास्ट में ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जहाँ पे एक्चुअली टिकट्स लोगों ने नहीं ले रखी और हॉल्स खाली हैं, बट उसकी अर्निंग्स दिखा रखी है। एक्टर्स ही ले लेते हैं, एक्टर्स ही टिकट्स वगैरह लेके बैठते हैं। हमें अभी उसका सच नहीं पता कि 1000 करोड़ कितना सच है, बट ऐसे दिखाने के लिए तो 1000 करोड़ का हमारा हो चुका है बिजनेस। यार अगर पुष्पा 2 को आप क्रेडिबिलिटी इतनी दे रहे हो ना कि इंडियन ऑडियंस को पसंद है, मेजॉरिटी को चलो समझ आ जाएगी, अच्छी लगेगी, लेकिन इंटरस्टेलर की भी ऑडियंस कम नहीं है यार। ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। सबको पता है कि वो जो भी मूवी बनाते हैं उसमें उतना कितना एफर्ट पहले ये समझो इंटरस्टेलर किस चीज के ऊपर मूवी है। स्पेस टाइम कितने लोग समझ सकते हैं यार। वेल एजुकेटेड बंदे समझ जाते हैं। नहीं समझ सकते। स्पेस ऐसी कोई चीज नहीं, रॉकेट साइंस की बात हो रही है भाई यहाँ पे। अरे फैंटेसाइज तो कर सकते हैं ना उसके लिए, जैसे अगर बंदे मार्वल में तुम अब मुझे बताओ, तुम थिएटर में जाके जो है वो एक स्पेसशिप को उड़ते हुए फैंटेसाइज करोगे कि वहां पर समानता की कमर देख के नाचते हुए उसको फैंटेसाइज करोगे कि रात में क्या करने वाला हूँ मैं। अरे वो तो अलग चीज है ना। तो ये बात है ना सारी की सारी कि भाई यहाँ पे वही मैटर आ जाता है कि अनुराग कश्यप की फिल्में इंडिया में क्यों नहीं चलती, क्योंकि हमारे देश की जनता है डिप्रेस्ड। अगर तुम डिप्रेस्ड जनता को दिखाओगे कि एक आदमी स्पेस में जाके अपनी बेटी को छोड़ के चला गया और वहां पे वो सैड होके रो रहा है और वो तो मैं यार इसे मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उसकी ऑडियंस नहीं है, उसकी ऑडियंस है ज्यादा। अनुराग कश्यप का एग्जांपल बिल्कुल सही है, वैसी ऑडियंस है भाई, मेजॉरिटी वैसी। लेकिन इंटरस्टेलर की भी कम थोड़ी है। अगर कोई वेल पढ़ा लिखा बंदा है जिसको मार्वल की मूवीज भी देखता है, अगर उसमें भी टाइम ट्रैवल उसको समझ आता है कि हाँ भाई टाइम ट्रैवल एक चीज है जो बहुत फैसिनेटिंग है। अगर मैं पास्ट में जा रहा हूँ, फ्यूचर में जा रहा हूँ, तो बंदे को एक्साइटिंग होती है ये चीज। मेरे को एज अ पीवीआर का ओनर इससे क्या लेना देना। अरे यार अगर मैं पीवीआर का ओनर हूं, पीवीआर के ओनर की अलग बात है ना, वो तो बिजनेस आ गया पूरा, वहां पे ही मोनोपोली कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा यही हुआ ना कि आईमैक्स का थिएटर, जो फिल्म आईमैक्स के कैमरे पे शूट नहीं हुई, जो फिल्म आईमैक्स के कैमरे पे बनी नहीं है, ठीक है, एक फिल्म है जो आईमैक्स के कैमरे पे शूट हुई है बाकायदा, इंटरस्टेलर आईमैक्स के कैमरे पे शूट हुई है। यही तो उसका राइट चला गया। क्यों चला रहा है वो, क्यों चला रहा है वो? क्योंकि वो देख रहा है कि भाई मैं इंटरस्टेलर लगाऊंगा, 1500 रुपए की टिकट होगी, मुश्किल से जो है लाख लोग आएंगे। मैं पुष्पा लगाऊंगा 1500 की टिकट पे, भले वो आईमैक्स पे शूट नहीं हुई, 1 करोड़ आ जाएंगे। 1 करोड़ इंटू कर लो जरा 1500 और 1 लाख इंटू 1500 कर लो जरा। अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, ये पुष्पा 1000 करोड़ कैसे कमा गई? क्योंकि आईमैक्स में चल रही है भाई। लोग 1500 2-2000 रुपए फूक के जा रहे हैं वो फिल्म देखने के लिए, जिसका आईमैक्स से कोई लेना देना नहीं है। मतलब भाई मत भी तो ऐसी मारो कि 150 रुपए की मूवी को तुम जाके 1500 रुपए खर्च करके देख रहे हो। क्यों? उसे ब्रांड लगा देगा आईमैक्स पे चल रही है। अबे कुछ नहीं चल रहा, आईमैक्स पे सिर्फ पर्दा बड़ा हो गया, क्वालिटी नहीं आ रही उसमें। ये एक्टर के लिए हाइप्स होती हैं बस। ये स्टोरी बना दी है उन्होंने कि एक हाइप बना दी, एक अच्छी फिल्म निकाली। भाई मूवी अच्छी थी। पुष्पा की जो फर्स्ट वाली थी उसकी भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्रमोट करके उसका लाइक इट वाज अ गुड हाइप जो भी था जब भी वो रिलीज हुई थी। एंड देन दिस स्टेप जो भी पुष्पा का था, वही तो हाइप लेके उन्होंने इतना कुछ कर लिया। लाइक वही तो हाइप ने उसको इतना हेल्प किया। अब स्ट्रेटजी उनकी अच्छी थी कि भाई उन्होंने फर्स्ट पार्ट निकाला, 3 पार्ट निकाला था उन्होंने पहले से। फर्स्ट पार्ट निकाला है। मैं सीधी सी बात है, इंडिया में तुम अगर चीजें बनाओगे दिमाग वाली और तुम उसको फिल्म में दिखाना चाहोगे, वो नहीं चलने वाला। ऑफ कोर्स, ठीक है। जहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ना किसी चीज को समझना। इंटरस्टेलर ऐसी फिल्म है कि उसकी एंडिंग मैं भी आज बैठ के जब देखता हूं तो मेरे दिमाग में होता है कि भाई अब ये तीसरी बार मैं चौथी बार देख रहा हूं तो ये
अब मेरे को अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है। उस तो फिल्म मैं को जनता देख के के साथ हर छोड़ बार के हर देखो बार इंडियन। देखो, हर बार देख के उसमें कुछ नई चीज मिलती है ना यार। हाँ, तो उस नहीं है बंदे- ना, इंडिया उस में इतना बंदे- time नहीं है ना वो तो। फिल्म बंदा बार बार देख सकता है। पुष्पा 2 इतना बंदे बार बार नहीं देखने वाले यार। तो फिर मैं क्यों जाऊं देखने, जब मेरे को फिल्म बार बार ही देखनी पड़ेगी टेक्निकली, तो मैं IMAX के थिएटर में जाके 1500 रुपए खर्च करके क्यों यार देखूं मूवी वो? अब क्योंकि आर्ट वाले art बंदे भी को कोई ना, चीज़ होती है। आर्ट वाले बंदे को ना यही चीज पसंद आती है कि भाई अगर वो जितनी बार एक चीज रेपिटेटिवली देख रहा है और उसको रेपिटेशन में भी हर बार एक नई चीज मिल रही है ना, वो चीज अच्छी है, बुरी चीज नहीं है वो। दिखेगा कोई आज की डेट में? हालांकि 15 सेकंड की रील तो हम देखते नहीं दूसरी बार घूम के। तुम्हें लगता है 3 घंटे की पिक्चर को बैठ के वापस देखेगा जब उसको समझ नहीं आएगी तो? समझ क्यों नहीं आएगी भाई, समझ तो आती है। ऐसा बेवकूफ थोड़ी है जो देख रहा होगा सामने बैठा हुआ। हाँ, अगर देहाती होगा बिल्कुल, किसी को कुछ इतना नहीं लिटरेचर होगा उसका, भाई उसको तुम समझ नहीं नॉर्मल आएगी। पढ़े लिखे इंसान से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ग्रेजुएट भी होगा ना, तुम उसको भी इंटरस्टेलर और इंसेप्शन दिखाओगे तो वो भी कहेगा भाई क्या हो गया इसमें, ये पहली मेरे को बार नहीं समझ में सबने आया। करा ऐसा भाई, पहली बार सबके साथ ऐसा हुआ। अगर 2-3 बार दिखाओ तब जाके बंदे को समझ तो आएगी। तो बड़ी इंडिया है ना भाई। अरे इंडिया में भी बेवकूफ थोड़ी है बंदे। यूएस के अंदर एक हफ्ते के भीतर जो है मुश्किल से जो है 4 से 5 पिक्चरें रिलीज होती हैं। इंडिया के अंदर एक हफ्ते के भीतर कम से कम नहीं तो 70 से 80 फिल्में रिलीज होती हैं। मैं तो क्यों एक 70 ही से फिल्म को 80 घूम के फिल्में भी वापस भाई देखूं? कितने लेवल पे होती हैं? 70 से 80 नीचे वाले भी लेवल भी तो हैं इतने। जन तो क्या लेन देना उससे? तो वही तो ऊपर तक पहुंचते नहीं ना वो। कौन जितने छोटे प्रोडक्शंस की फिल्म्स होती हैं वो कौन से ऊपर पूरे टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। छोटा प्रोडक्शन का लेना देना कहाँ है? तो हम तो इंटरस्टेलर की बात कर रहे हैं ना। छोटे छोटा प्रोडक्शन कहाँ की से बात है? तुम कर रहे हो कि अगर सारे के एक हफ्ते में 70 फिल्म प्रोड्यूस, मैं छोटे प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं उसमें तमिल में अलग फिल्में रिलीज होती हैं, तेलुगु में अलग फिल्में रिलीज होती वही हैं, तो कन्नड़ में चीज़ अलग है। होती हैं, उनकी- बंगाली में अलग तो होती हैं, उनकी हिंदी all में over- अलग होती हैं, उनकी इंग्लिश में all अलग over होती हैं। इंडिया में रीच कितनी है? अगर तमिल फिल्म निकल रही है उसकी ऑल ओवर भाई, इंडिया में पुष्पा वही 2 चीज है। ये अब आ रही है जो 1000 छोटी-छोटी करोड़। फिल्म्स कह रहे हो ना, 1000 करोड़। जितने अलग अलग रीजनल फिल्म्स हैं उनकी रीच कह रहा हूँ मैं। अगर पुष्पा 2 बिहार क्या है? अरे पुष्पा 2 क्या जैसे है? बिहार में भी फिल्म इतनी रिलीज होती हैं लेकिन उनकी रीच कितनी है? कुछ नहीं है ना ज्यादा। उनकी भाई, लोकल ऑडियंस ही है ना। ये साउथ की रीच कितनी थी आज से 5 साउथ साल की पहले? रीच अब बड़ी है। साउथ की रीच अब बड़ी है धीरे कैसे? धीरे, टॉलीवुड क्योंकि इनकी ऐसी फिल्म्स आई कैसे? हैं। बाहुबली जैसी फिल्म की वजह से। और कैसे? अरे बड़ा क्यों बाहुबली बना दी? बाहुबली हिट कैसे हो गई? बिकॉज़ वो लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाते हैं, वो दिखाते उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चीजें जो मेरी actually फिल्म- तो real बंदों को life में अरे entertain नहीं करना। करते। चच्चा लोगों, मेरी फिल्म तमिल में है, पंजाब में बैठा बंदा क्यों पसंद कर रहा बाहुबली? तमिल में निकली है ना फिल्म तो। क्योंकि है वो वही एंटरटेनमेंट जैसे लोगों को पसंद आती है। लैंग्वेज तो अडेप्ट करती ही हम है। स्पेनिश क्यों नहीं कर पाए? हम फ्रेंच फिल्में क्यों नहीं कर पाए? वो तो पूरी पूरी एज इट इज कॉपी मार देते हैं। इतनी इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जितनी फिर बाहर की- हम फ्रेंच फिल्में क्यों नहीं कर पाए? अगर हम लोग यही एक एनालॉजी लगा रहे हो कि तुम कि भाई वो तो अडेप्ट कर लेगा चंडीगढ़ का पंजाबी बंदा तमिल फिल्म में, तो पंजाबी बंदा जो है वो स्पेनिश में अडेप्ट अरे नहीं कर रहा। वो अडेप्ट करना मतलब डब भी तो होती हैं, डब भी तो निकलती हैं इतनी सारी यार। बाहुबली पहली बार निकली थी तो सबसे पहले वो उसमें तेलुगु में, तमिल जिसमें लैंग्वेज पता है मेरे को, उसमें आई पता थी। है। और 1 महीने तक वो फिल्म जो हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी। जब हिंदी में रिलीज बट हिंदी में तब रिलीज हुई वो, जब हिंदी में रिलीज हुई थी तब फट गई थी। जब फट गई तब हिंदी में रिलीज हुई थी। लेकिन उससे पहले डब भी तो हुआ होगा ना यार। उसका ऐसा थोड़ी है बिना बट डब के फटी निकाल नहीं ना। तुम्हारा पैसा तमिल कमा रहा था ना, तुम्हारा पैसा हिंदी थोड़ी कमा रहा था। तुम्हारा बिजनेस तो तमिल से आया ना। जब बिजनेस तमिल ने कमाया तभी तो तमिल बड़ा हुआ ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने अपनी ग्रोथ करी है। वो ऐसा बेवजह इतना ऊपर नहीं पहुंच गया कि आज इंडिया में लोग उसको जानते हैं। साउथ की फिल्में आज पूरा इंडिया देखता है भाई, और बचपन से देखता है। मैंने खुद बचपन में देखी हुई है। क्यों है ऐसा? मैं रीजन पूछ रहा हूँ। क्यों ऐसा साउथ इंडियन फिल्म में बड़ी हो साउथ रही है? इंडियन फिल्म्स बॉलीवुड से ज्यादा बेटर होती हैं भाई। चाहे मेरे ज्यादा को हर ऐसा लगता है चीज because- चाहे हर चीज एग्जैजरेट कर रखी होती है, लेकिन स्टोरी वाइज भी एंड प्रेजेंटेशन वाइज भी बेटर होती हैं। आई फील कि वो लार्जर देन लाइफ होती है, जो शायद कोई इंसान अपनी रियल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करता या फिर वो सोचता नहीं है, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है सिनेमा में। दैट इज वाई people are now preferring मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडिया। plus at the end of the day, I'm sorry I'm cutting you, but plus I feel कि वहाँ पे जितना भी ऐसे how they are presenting their women, how they are doing these dance scenes, जो अभी भी इनफैक्ट ट्विटर पे लोगों ने कमेंट करा है कि भाई हम ये देखने के लिए, एंड देयर वाज दिस रश्मिका और अल्लू अर्जुन का डांस स्टेप था which of course looked very vulgar to me, कि हम लोग ये देखने के लिए हम क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर को रिलीज नहीं कर रहे हैं। एंड देन बट साउथ में बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है ये चीज। आइटम नंबर तो यार है ही फिल्मों में कॉमन। ऐसा एक सेकंड, ये बॉलीवुड में कॉमन नहीं है क्यों नहीं बॉलीवुड में है? भी शीला की common दीवानी क्या है और क्या है? ये कोई सेंस नहीं बनाना क्योंकि साउथ की तो। फिल्में चल रही हैं। इन्हीं चीजों की वजह से तो फिल्म्स चलती हैं। बॉलीवुड की भी इसी चीजों की वजह से चलती हैं। वो तो होना चाहिए, वो एलिमेंट होता है इन फिल्म्स का यार। म्यूजिक में अगर किसी अच्छी एंटरटेनमेंट पिक्चर में अगर एक आइटम नंबर ना हो ना, ऐसी गैंगस्टर टाइप फिल्म्स में, वो फिल्म नहीं चलेगी। तो कोई भी अग्निपथ उठा के जैसी देख लो। फिल्म के अंदर, इतनी सीरियस फिल्म के अंदर चिकनी चमेली डालना क्या सेंस था? वही तो, ये डालना पड़ता है, ये एलिमेंट्स होते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इंटरस्टेलर बाहर की फिल्म है इसलिए उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं You guys है। understand films more than me, क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ाई करी है। You know हम these फिल्म elements समझने की that- बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर ऑडियंस क्या चाहती है
फिल्म समझने की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिल्म को हम क्या, इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, अगर 140 करोड़ में 10 करोड़ भी समझते फिल्म क्या होती है तो इंटरस्टेलर रिलीज हो गई होती, बट 10 करोड़ भी फिल्म नहीं समझते क्या होता है। उनके लिए फिल्म आर्ट नहीं है, उनके लिए गाने आर्ट नहीं है, उनके लिए ही है बस, वो सिंपल बस एक 5-10 मिनट का गाना आया नाच लिए, उनके लिए न्यूज तक आर्ट नहीं है, उनके लिए न्यूज तक इंटरटेनमेंट है। जब तक गोस्वामी खड़ा होकर चिल्लाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, भाई मैं नहीं देख रहा, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स। हाँ, मुझे वो नहीं देखना जो तुम खड़े होके बस अकेले खड़े होके बोल रहे हो, मुझे चाहिए ड्रामा न्यूज रूम में, तब तक मैं नहीं देखूंगा। और वही सेम चीज़ है फिल्म में, वही सेम चीज़ है म्यूजिक में। तो जब तक ये ऑडियंस का परसेप्शन है, ऑडियंस कैसे व्यू करता है किसी चीज़ को। मैं यही बोलता हूँ यूएस के अंदर डिप्रेशन नहीं है, वहाँ पे बंदा एंजॉय कर सकता है एक बार। वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो कहेगी भाई बहुत दिमाग खराब हो गया, मेरे को कुछ आर्ट दिखा दो। अरे तभी परफॉर्म इंडिया में कहेंगे भाई मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, तमन्ना नाचती हुई दिखा दो। सही बात है। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर मुजरे का जो सीन था वो कभी था नहीं। वहाँ पे हमेशा एंटरटेनमेंट आर्ट से हुआ है, पेंटिंग से, गाने बजाने से। इंडिया में एंटरटेनमेंट किससे हुआ है? मुजरों से। तो अब क्या चाहिए देश सोर्स में? ऑफ एंटरटेनमेंट ही हमेशा से वो रहा है। यूएस की फिल्मों के अंदर गाने नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो उनके बिल्कुल अलग जॉनर उसको लेते हैं बिल्कुल। हाँ, वो एक सेपरेशन रखते हैं कि भाई गाना जो है वो गाना सिर्फ गाना नचाने के लिए नहीं है, वो गाना किसी फिल्म का एक एस्थेटिक पार्ट है जो 50% पार्ट है कि अगर ये फील नहीं होगी तो ये जो कैमरे पे दिख रहा है ये मज़ा नहीं आएगा। इंडिया के अंदर गानों को उस तरीके से नहीं लिया जाता। इंडिया में गानों को लिया जाता कमर्शलाइज करने के लिए कि भाई तुम किसी एक एक्टर्स को जो है बिकिनी पहना के नचा दो, टीवी पे चलवा दो, रील पे वायरल करवा दो, बंदे उस चीज़ को फोन की स्क्रीन से और बड़ा बड़ा देखने के लिए आएंगे 75 mm पे। तौबा तौबा क्या हुआ गाना में तो वैसे ही चला, लेकिन लड़की नहीं थी उसमें, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म का यूएसपी सिर्फ वो एक गाना था जो कि एंड में आया। Yes. उस पिक्चर तो कुछ नहीं थी भाई साहब, उसके अंदर कुछ नहीं, लोगों ने तक ने गाली दे दी थी उसको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अपने गाने की वजह से वो पिक्चर चली है। नहीं, उसमें एक और गाना है जिसके अंदर शायद से सीन है। हाँ वो हाँ। कैसे तो हाँ, वो वाला तो उससे चला वो। मेरे तौबा तौबा ठीक है मान लो, तो मैंने हाइप क्रिएट करी है। अगर तुम्हें यही एग्जांपल देना तो तुम दो उसका आज की रात का, ठीक है, तमन्ना भाटिया, तुम दो वो मुनिया तरस, उनका एग्जांपल दो। वो यहाँ पे गाना है कि वो उनकी फिल्मों में कुछ नहीं था। वो गाना मेरे को लगता है शायद किसी ने, बहुत लोगों ने फिल्में भी देखी होगी वो वाली, बट क्यों? क्योंकि वो नाच रही थी तो वो चला दिया है। मुझे परवर्ट बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको देखना है, वो वही देखना है उनको, यही देख रहे हैं उनको अपने। और वो ऐसे आराम देखे हैं मैंने, ऐसी सी रील देखी है। वो जो उसका एक स्टेप है उसके अंदर तरस में जिसमें कमर हिलाती है बहन, उतने पार्ट को, सेक्शन को 3 सेकंड को निकाल के 5 के लूप में लगा के उसके पीछे गाना चला दिया और वो कमर हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है, हिलाई जा रही है। उस पर आ रखे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज। हमारे देश की इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ही पता है कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए। इंडियन ऑडियंस अगर वो देखना ही चाह रही है, अगर वो बैठ के देख रही है उसको 15-20 सेकंड तक कमर हिलाते हुए, तो फिर इंस्टा कहेगा हाँ भाई पी जहर पीना है, तू पिला रहा हूँ तेरे को मैं जहर। ये वो सीन है। अब यहाँ पर यही सीन हुआ है कि इनका मेन मोटिव यही था, 1500 रुपये की टिकट पे या तो मैं 1 लाख इंटरस्टेलर के फैंस ले आऊँ या तो मैं 1 करोड़ पुष्पा के ले आऊँ, और 1 करोड़ इंटू 1500 का रेवेन्यू वर्सेस 1 लाख इंटू 1500 का रेवेन्यू। जो भी जीत रहा है वो फिल्म रिलीज हो रही है। इंडिया का प्योर गेम है कि भाई जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। वो तो है आई थिंक, बट इंडिया का क्या गेम है? मैं ये भी नहीं कह रहा, इस तरीके से ही चलता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलत है। हाँ। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूं तो सारे पीवीआर के हाथ में IMAX है, पीवीआर ने सही किया। और अगर यहाँ पे अर्निंग्स की बात कर रहे हैं तो यूएस और कनाडा में फिल्म री रिलीज हुई है एंड देन दे हैव बीन एबल टू अर्न अराउंड $70,000 ऑन एन वहाँ की एवरेज। फिल्म है ना यार वो। हाँ एग्जैक्टली, तो वहाँ पे उन्होंने अर्न करा है। हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब बट वही वाली बात है ना, अगर हम पुष्पा 2 से इंडिया में स्पेशली कंपेयर करें तो आई डोंट थिंक कि हम लोग इतना अर्न कर पाते जितना यूएस या कनाडा में हुआ है। किस सेंस में? अर्निंग के सेंस में मेरे को लगता है इंडिया में फिर भी ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर रेट्स बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन में उसके कंपैरिजन में कम कमाई होती है। लेकिन अगर अभी कंपेयर करोगे कि यूएस के अंदर इंटरस्टेलर का कितना रेवेन्यू बनता और वही 1 लाख इंडिया में कितना रेवेन्यू दे देते, मैं भी कहता हूँ कि इंडिया में से इंटरस्टेलर ज्यादा कमा ले जाता है यूएस से। वो
वो बात है। ट्रू बिकॉज हमारे पास ज्यादा ऑडियंस भी है। ऑडियंस की बात नहीं, यहाँ पे रेट की बात है। यूएस के अंदर 1500 रुपए की IMAX की टिकट नहीं है। वहाँ मूवी सस्ती मिलती है यार, वहाँ इतनी पर महंगी नहीं होती। वहाँ मुश्किल से होगी तुम्हारी हाफ रेट पे IMAX की टिकट, मुश्किल से 700-800 रुपए की। तो अगर तुम एक बंदे की भी वहाँ टिकट उठा रहे हो इंडिया के हिसाब से, वो एक बंदा 2 बंदों की टिकट कवर कर रहा है यूएस में 1500 रुपए देके, उसके ऊपर अगर टैक्सेस अलग दे रहा तो फिर 1800 मान लो। जब हम ओपनहाइमर देखने गए थे, ओपनहाइमर मुझे अब तक याद है 1800 रुपए की टिकट पड़ी थी हमको। बड़ो वर्थ इट था क्योंकि साला उस कैमरे पे शूट हुई है। हमें दिखा रहा है कैमरे पे कि हाँ भाई प्रोजेक्टर और कैमरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब जब मैं ओपनहाइमर देखता हूँ बैठ के अपनी स्क्रीन पे 1080p या 4K में भी देखता हूँ, वो फील नहीं आती मेरे को कभी। वो बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, लेकिन तू IMAX कुछ- अलग चीज है यार। वो क्वालिटी एकदम डिफरेंट हो जाती है ना। अगर आप एक बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो, पिक्चर देख के आ रहे हो, आप बिकॉज आपने एक बार वो देख भी लिए एक अच्छी क्वालिटी में एक बड़ी स्क्रीन पे, आप वापस आओगे अपनी स्क्रीन पे देखने तो आपको नहीं इतना मजा आएगा। एंड देन वो फिल्म शूट भी उस कैमरे से ही नहीं, लेकिन अगर मैं पुष्पा 2 देख कर आऊंगा IMAX पे और घर पे आके देखूंगा तो मुझे क्वालिटी में कोई अंतर नहीं ऑफ मिलेगा। कोर्स बिकॉज वो IMAX से कैमरा भी शूट नहीं हाँ, हुई तो है। इसलिए वहां पर डिफरेंस, वहां पे फील डिफरेंट है और यहाँ पे फील डिफरेंट आएगी। चलिए, ये था IMAX इंटरस्टेलर कि क्यों चल रहा है इंडिया के अंदर ये बवाल। सेकंड पे आते हैं, बेंगलुरु टेकी सुसाइड। लेटेस्ट खबर ये है कि अतुल सुभाष मदर इन लॉ एस्केप्स ऑन बाइक, जौनपुर होम डिजर्टेड एट नाइट। तो ये भागने दौड़ने का काम शुरू हो चुका है। कृपया पुलिस, उत्तर प्रदेश की पीछे लग पुलिस, जाए जरा। प्लीज काम पे लगिए, पकड़िए इन्हें। ये कहता है, रिपोर्ट कह रही है, बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष इन लॉ आर रिपोर्टेडली ऑन द रन एंड हैव लेफ्ट देयर जौनपुर रेजिडेंस. This development comes a day after the accused family threatened reporters over their coverage of Atul Subhash suicide. क्या? बहुत चौड़ में भाई तुम। एक ही बात बोलूंगा, प्रेस वालों से पंगा मत ले भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक तुम्हें पर्सनल एडवाइस देता हूं, रिपोर्टरों से और प्रेस वालों से ना मत भिड़ जाना, उजाड़ देंगे भाई। कोर्ट तक तो मामला जाएगा ही नहीं, टीवी पे डेली अगले 1 महीने तक तुम्हारी ना ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे, तुम खुद नहीं कह दोगे भैया धरती छोड़ के जाना है, हमें यहाँ नहीं रह सकते। इनसे पंगा मत लेना, गलती से भी कूट दिए जाओगे लाइव टीवी पे। थोड़ा सोच समझ के। हो गया तुम्हारा जज वज खरीदने का गेम खत्म हो चुका बेटा, सब पर्दा खुल चुका, औकात पे आ जाओ थोड़ा। फैमिली ऑफ सुभाष estranged wife Nikita Singhania, who were implicated in the suicide of the techie, were named in an FIR filed by Bengaluru police and charged with section 108 and 3 of 5 of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS. ये जो नया वाला आया है। Atul Subhash, who is in the news after his 24-page suicide note surfaced, committed suicide at his residence. Blah, blah, blah. हुआ क्या? एक सेकंड। 34-year-old techie also left him. ठीक है। मेन मुद्दा क्या हुआ है? हाँ, तो ये है, टू अवॉइड अरेस्ट निकिता सिंघानिया's family have reportedly vacated their house in उत्तर प्रदेश and are absconding. ये तो भगोड़े हो गए भाई। अरे वो भाई तो फट गई ना, अब और क्या। अब इनकी बैंगलोर से पुलिस आई है इनको उठाने, और इनको जब हल्की सी भनक लगी, रात को लगाए ताले लगाई, चाबी गाड़ी में भग गए। कहाँ जाएंगे लेकिन भाई, पुलिस से कौन अंकल जो थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मेरे को नहीं पता कि उसने सुसाइड में मेरा नाम क्यों लिखा है, बट मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, निकिता सिंघानिया लिविंग हर होम ऑन अ बाइक इन द वी आवर्स ऑन थर्सडे, सुबह थर्सडे, मतलब आज ही ये भागी है। वाइल सुभाष ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया सीम्स गलत लिखी, जिसने भी इंग्लिश लिखी है भाई क्या कर रहे हो ये, seems to execute the plan. Later Anurag Singhania also reportedly fled the scene. अनुराग सिंघानिया कौन है? ब्रदर इन लॉ, भाई है इसका, निकिता का भाई है। ठीक है। प्रेस, अच्छा ये पीटीआई की बेसिकली रिपोर्ट पीटीआई ने करा है। पुलिस ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड न्यूज एजेंसी पीटीआई दैट अराउंड 1 AM निशा सिंघानिया एंड हर सन अनुराग एलियास पीयूष सिंघानिया, अच्छा अनुराग सन है, left their house located in the Khowa Mandi area and have since not returned. Jaunpur residence of Subhash in-law was found to be locked on Thursday morning as can be seen in the visuals provided above. तो ये जिसने भी रिपोर्ट निकाली है भाई, had good work. अगर आप रात भर वहाँ खड़े हुए थे, दाद देते हैं भाई आपको। Nikita Singhania's family had said we are not guilty of what happened.
अच्छा, Nikita Singhania's family had said, not guilty of what happened. Wow. Nikita Singhania's family had said, we are not guilty of what happened. We will come out with all the proof soon. We have done nothing wrong. We regret Atul's death. They are saying they are regretting their death, but they are not guilty. Jaunpur's superintendent said that there was a routine level of police deployment in the Khova Mandi area as required for law and order maintenance. As per PTI report that mentions Kotwali police station in charge Inspector Mithilesh Mishra's statement, police have no orders to arrest Nisha Singhania and others. Furthermore, the police or authorities cannot prevent them from leaving their home or place them under house arrest. ठीक है, नो डाउट, ठीक है, ये पुलिस का ये पॉइंट अपनी जगह सही है। मगर अगर बैंगलोर पुलिस के हाथ में भी केस है, बैंगलोर पुलिस क्या कर रही है? क्वेश्चन सवाल मेरा ये है। बैंगलोर पुलिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अपना, यूपी पुलिस ने अपना रख दिया है, बैंगलोर पुलिस कहाँ है? अगर केस हो चुका है, मामला उठ चुका है, अगर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, अगर कोई अरेस्ट का केस नहीं बनता है, तो फिर बात अलग है। मगर आप लोगों को भी बैंगलोर पुलिस को भी आके जो एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि कार्रवाई आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। और मेरे को तो ये लग रहा है कि अब भी आई थिंक उन्होंने अपना ये जो सुसाइड कमिट करी है, इट वाज ऑन 9 दिसंबर। आज 3-4 दिन हो चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, एंड अभी तक कोई भी अरेस्ट या अरेस्ट वारंट क्यों नहीं निकला है? क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है जो लड़कों को प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा, अभी ना मैं पूरे इस केस को देख रही थी, मैंने पूरी वो वॉइस रिकॉर्डिंग उनकी सारी चीज़ें देखी है, एंड देन मेरा पूरा एक कंक्लूजन इसको लेकर यही है कि हमारा लॉ कितना ज़्यादा लाइक इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट विमेन सो मच कि उसने आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बनाना ही भूल गया वो। मतलब हमारे पास लॉ ही नहीं है जो आदमियों को प्रोटेक्ट कर सके इस तरह की चीज़ों की। मतलब अब यू नो आई वाज जस्ट रीडिंग दिस डेटा इसी लाइंस पे, टू आई थिंक 74% से ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं लड़कों के अगेंस्ट, दीज आर फॉल्स। जितने भी डाउरी केसेस होते हैं मेजरली दे आर फॉल्स। क्योंकि अब ये दोनों केसेस सबसे ज़्यादा इसलिए भी होते हैं क्योंकि इस पे ना सबसे ज़्यादा कार्रवाई हो सकती है लड़कों के खिलाफ, इन पे फंसाया जा सकता है लड़कों को। पर इस अगर कोई लड़की ने कुछ गलत केस करा है किसी पे, या फिर डाउरी का या फिर रेप का, अगर वो इंसान निकल गया उससे बचकर, उसके बाद उस लड़की पे क्या, उसका कोई किसी पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लड़की को कभी कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता है, विच इज़ लाइक सो सैड कि हमारे पास लॉ ही नहीं है लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी चीज के ऊपर तो अब हवा मचेगा यार, ये तो चीज तो नेसेसिटी बन चुकी है, ये चीज इतनी नेसेसिटी में आ चुकी है कि इसके बिना अब आगे नॉर्मल लाइफ जैसी अभी चल रही है ना, वो आगे नहीं चल पाएगी। हर बंदा अपने स्पाउस पे डाउट करना शुरू कर देगा कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। इतनी मैरिजेस होंगी जो ट्राई करेंगी कि वो प्रीनअप ले ले, चाहे वो इंडिया में अलाउड नहीं है प्रीनअप्स वगैरह, लेकिन वो ट्राई करेंगे कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जिस पे हो ये डिटेल्ड चीज़ें हो, साइंड हो कि भाई अगर हमारा रिलेशन ख़राब होता है या टूटता है, हम दोनों डिवोर्स लेते हैं, तो हम एक दूसरे को इस लेवल पे हर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए यार। लोग शुरू कर दे इस केस के बाद। वैसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जाते हैं, 2-4 बार लोग आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, देन सब भूल जाते हैं। अभी हुआ ना कोलकाता केस के बाद, किसको याद है, कौन इसके बारे में बात कर रहा है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। 4 दिन का हाय हल्ला होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इस केस के साथ भी सेम होगा। आई विश बट इस केस के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। एक इंसान 24 पेज का अपना सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, 1 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करके जाता है, और वो ये सब बता के जाता है एविडेंस के साथ कि भाई ये चीज़ें हैं, और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। मतलब जो इंसान उसके लिए गिल्टी है वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है, मतलब उस पर कुछ अरेस्ट ही नहीं हो रहा है या उस पर कुछ कार्रवाई ही नहीं हो रही। और बट कार्रवाई कैसे होगी जब लॉ ही नहीं है? तो वही तो लॉ उस पर करेंगे क्या? और वो भी कोई गिल्टी नहीं है, उसने खुद ही अभी आपने पढ़ा कि वो गिल्टी नहीं है, उसको अभी भी अपने स्टैंड पे खड़ी है कि भाई साहब नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं। पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। अब तो उसके चक्कर में एक इंसान ने सुसाइड कमिट कर लिया, वो तो आके बोलेगी कि भाई मेरी वजह से मैं तो नहीं अपने आप को गिल्टी मान रही, मैं प्रूफ के साथ आऊंगी। उसके पास तो अब तो कुछ चॉइस ही नहीं बची ना, वो तो ये बोलेगी। क्या होगा उससे? प्रूफ क्या होगा? वो प्रूफ आप कह रहे हो ना, प्रूफ लेकर आएगी, उसका प्रूफ लाएगी क्या हो? एग्जैक्टली, मतलब मेरे को नहीं पता, बट अब वो अपनी बात से नहीं पलट सकती ना कि मैंने ये नहीं करा या मैंने ये करा है, कि अच्छा मेरी वजह से सुसाइड हुई। अगर वो ही कमिट कर लेगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके सुसाइड के लिए, तो फिर तो वो अरेस्ट हो ही जाएगी। तो वो तो वैसे भी नहीं मानेगी ना, वो तो वैसे भी नहीं मानेगी। उसने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, तो मुझे लगता है वो आके मानेगी सुसाइड मैंने करवाई। उसने
इंस्टिगेट करा है पूरी की पूरी सुसाइड उसने और उसकी मम्मी ने मिलकर। उसने तो मुंह से बोल दे जाके मर जाओ, मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। तीनों के बीच में तीनों ने हंस हंस के बात खत्म कर दी कि मैं जो मर जाओ जाके। तो ये चीज है। अब यहाँ पर ये कंप्लेन भी जो है, बेसिकली द कंप्लेन वाज लॉन्च्ड बाय सुभाष ब्रदर विकास कुमार हु अलेज्ड हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय हिज ब्रदर इन लॉज which he claims led to सुभाष डेथ। तो ये विकास कुमार जो उनके भाई हैं बेसिकली, ये रजिस्टर उन्होंने करवाया है केस। अब ये सीन है टू सुसाइड का, अबेटमेंट टू सुसाइड का। अब सीन यही है कि अगर ये भाग रही हैं तो पहले तो जो है कोर्ट को पकड़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए कि भैया ये केस हमारे पर ट्रांसफर मारो। क्योंकि इससे पहले ये वही है कि कलकत्ता वाले सीन के अंदर कि तुमने जो है 3 दिन लगाया, 3 दिन तमाशा किया, हाय 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 हाय, 4 दिन, चौथे दिन में जाके तुमने जो है उसको लागू करने की कोशिश करी, तब तक सारे एविडेंस ही जा चुके थे। क्या उखाड़ लोगे तुम? अब सीसीटीवी गायब हो गया, सब गायब हो गया। यहाँ पर अभी नया नया मामला है, मामला किसी और देश, किसी और स्टेट का है, अभी वो लोग किसी और स्टेट में हैं। अगर कुछ भी एविडेंस अभी निकल सकता तो पुलिस को फटाफट से एक्शन में आके जो है सब कुछ सिक्योर करना चाहिए, जो भी वो निकाल सकते हैं पिछले 4 एविडेंस तो देखो थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि अतुल ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, और उसमें प्रूव होता है कि इसने फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए हुए हैं। तो अगर वही चीज सेफली रखी जाए एक टाइम तक और बाद में पब्लिकली रिलीज कर दी, या तो अभी पब्लिकली रिलीज कर दो, वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रूव हुए? मैं प्रॉब्लम में फंस यहाँ पर। कोर्ट में लॉयर ने मेरिट में नहीं लिया ना, कोर्ट में तो भाई जज ने पैसे मांग लिए था ना। बैंगलोर का केस तो ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट से हार जाता, अगर डिस्ट्रिक्ट में उसको हरा देते तो हाई कोर्ट में अप्लाई करते। हाँ एग्जैक्टली। और उसके वो साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में तो उनका अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो चली रही थी ना, अभी खत्म कहाँ हुई? हाँ, जितना लंबा चलेगा उतने पैसे लेते रहेंगे वो। उन्होंने एक गेम नहीं खेला ना, उन्होंने 3-4 तरह की चीजें करी हैं। पहले उन्होंने क्या करा, अपना केसेस लगा दिए 9-10, उसके बाद कुछ केसेस वो वापस ले रहे हैं, कुछ केसेस को फास्ट ट्रैक करा रहे हैं। एक केस को फास्ट ट्रैक उन्होंने जनवरी में कहा कि हम करेंगे, बट उसको फास्ट ट्रैक के लिए प्रोसीड करने के लिए उन्होंने सितंबर तक का वेट करा कि जब उनका फर्स्ट केस जो फास्ट ट्रैक हुआ है वो खत्म हो जाए तब हम सेकेंड केस फास्ट ट्रैक करेंगे, ताकि वो बैंगलोर से वापस आता जाता रहे। तो वो लोग खत्म नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने डाइवोर्स का, उसने लड़की ने केस करा, उसके बाद डाइवोर्स का केस वापस ले लिया, ये कह के कि भाई मेरे को तो मेरे लॉयर ने गुमराह करा है कि मेरे को ये पता ही नहीं था डाइवोर्स का केस हो रहा है, बल्कि वो हर हेयरिंग पे आ रही है, हर चीज कर रही है, एंड देन शी इज कमिंग एंड सेइंग कि अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था डाइवोर्स का केस चल रहा है। भाई कैसे हो सकता है ये? वो तो झूठ बोल रही है। सो यू नो, हर हेयरिंग में भी नहीं आ रही थी भाई, वो हर हेयरिंग में भी नहीं आ रही थी। बहुत हेयरिंग्स भी उसे मिस करी है, एंड देन अतुल का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं तो ये तो झूठ बोल रही है, साफ सीधी सी बात। ऑब्वियसली झूठ बोल रही है, बट उसके पास अभी है क्या बैक करने के लिए? उसके पास वो सिर्फ ये बोल सकती है कि अच्छा नहीं हमारे पास तो सारे प्रूफ्स हैं, अगर वो मान लेगी कि मैं गिल्टी हूँ तो फिर तो सारा केस ही खत्म ना। तो भाग गई ना, इसलिए तो भागना पड़ा सुबह सुबह, इसलिए तो भाग निकल गई अपना पहला रास्ता पकड़ के कि टाटा बाय बाय। जहाँ अब देखो ये भाग कर गई कहाँ? सबसे बड़ी बात ये कि है कहाँ? हो सकता है लखनऊ गई हो, पहले भी वहीं रह रही थी। अब तो ये एब्सकॉन्डिंग है, टेक्निकली देखा जाए तो ये एब्सकॉन्डिंग है भैया, भाग खड़ी हुई है, लौंडिया गायब है। कहाँ गई? इससे पहले देश छोड़ के भाग जा भाई, पकड़ लो। क्या कर रहे हो? पैसे तो अगर अतुल से निकलवा के सारे। हाँ, अगर फ्लाइट का कितना लेना है, फ्लाइट का पैसा कितना लगता है बदी? अगर दूसरे देखा जाए क्या कहते हैं उसका एपिसोड नहीं लग रहा क्राइम पेट्रोल का? क्राइम प्रॉपर क्राइम पेट्रोल फिल्म बनेगी, तुम देखना अभी इससे फिल्म बनेगी, देखना। क्योंकि अगर लड़के में किसी लड़के डायरेक्टर में इतनी हिम्मत होगी, मुझे पता कौन लगता है कौन बनाएगा इसके ऊपर फिल्म। कश्यप एनिमल का डायरेक्टर है। हाँ, संदीप रेड्डी वांगा जी भाई नमस्कार। अर्जुन वेल्ली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी, बनाओ भाई ये क्या हो रहा है यहाँ? दिखाओ, अब दिखाओ, इसके अंदर दिखाओ, फाइट क्लब वाला कुछ मिक्सचर लाओ, वो ब्रैड पिट, समझ रहे हो? वैसा कुछ बनाओ। इसमें कहाँ ब्रैड पिट ले आएंगे यार? जितना भी इसको फ्लिप करनी है ना, रियल लाइफ नहीं बनानी, दिखाना है कि मैस्कुलिन मैन क्या कर सकते हैं। तो फिर ये सिनेमा यहाँ की ये तो सिनेमा है, ये थोड़ी देखेगी। नहीं, अनटिल एंड अनलेस तुम उसमें मसाला डाल दो। अब तुम ये मान लो ये सुसाइड की कहानी है, ठीक है? अब कोई ऐसा सीन हुआ कि वो लौंडा जो है परेशान हो किसी डांस बार में चला गया और वहां पे चल रहा आइटम नंबर कटना गया। भाई यही तो डायरेक्शन है। मैं कहानी कहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है? वापस वो नाच देख कर आया, 5 मिनट के लिए खुश था, 10 मिनट के लिए खुश था, घर आके बाद वो फिर डिप्रेस हो गया। एक विलन में था ना ऐसा, हाँ, भाई खून करके जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करना जाके डांस देख के आया।
वो कौन सी फिल्म है वो, उसकी शूट आउट एट लोखंड वाला के सेकंड वडाला में क्या होता है, गैंगस्टर बन जाता है तो नाच देखते हैं जाके सनी लियोन का, वो उनको एक ही काम है फिर बचा हुआ। यार हम तो ये बात है कि ये वही से कनेक्टेड है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि भाई आप जब फिल्म बनाने जाओगे तो जब आपको इस ऐसी कहानी के अंदर भी आपको जब एंटरटेनमेंट घुसाना होगा तो आप एंटरटेनमेंट घुसा सकते हो, आप उसको कमर्शलाइज बना के बेच सकते हो। वो फिल्म कैसी बनती है बात वो है। अब तुम बनाओ थीम फिल्म कैसी रखो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी, विल स्मिथ, इंडिया में थिएटर छोड़ के भाग जाएंगे लोग 30 मिनट में। वो कौन सी आई थी इरफान खान की फिल्म, टिफिन लंच बॉक्स, कितने लोग देखने गए उसे थिएटर में। फिर बेवकूफ था जो नहीं देखने गए भाई, वो बहुत अच्छी पिक्चर है। तो यही है ना, फिर कमर्शलाइज करना पड़ेगा। अगर लंच बॉक्स के अंदर तुम डाल देते कि वो बंदा जो है दिन में लंच करता है और शाम को रात को बाहर बैठा हुआ है, बाहर लगा रहा है, तुम देखो चल पड़ती हो फिल्म मजाक सेट के, वहां पे नाचने कोई आ रही होती नाचते हुए रात को, कुछ हाथ वहां हिलाते हुए, देखो कैसे भागती हो फिल्म। तो यही चीज़ है। अब मेरे को ऐसा लगता है ये मामला, अभी तो मेरे को मेन डर ये है कि इस खबर के बाद खास करके भाई ये भाग गई हैं, मदर इन लॉ एस्केप्स, और ये निकिता भाग गई है, सब घर पे ताला लगा हुआ है, ये कहाँ भागी सबसे पहले तो ढूंढो भाई। ऐसा ना हो दिल्ली के लिए भागी हूँ यहाँ से आईजी ऐसे एयरपोर्ट पकड़ के रातों रात जो है किसी और देश निकल गए, गेम खत्म कल तक। कोई भरोसा नहीं है इस फैमिली का। जब ये पूरा यहाँ पर ये डाला हुआ कि पूरा खानदान ने मिलके किया, तो भाई एक भी इंसान पर भरोसा नहीं है मेरे को इस समय। दूसरी चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ जिसका नाम नहीं आ रहा, वो है कि वो जौनपुर के कोर्ट का जज कहाँ है, रीटा कौशिक, वो कहाँ है इस रीटा समय, कौशिक नाम है ना उसका नाम क्यों नहीं उठा रहे हो भाई। सबसे पहले तो उससे धरना है, सबसे पहले जज को धरना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर अगर जज संभाल लेता ना तो ये यहाँ तक पहुंचता नहीं। वो उस जज की हरामखोरी थी, इनकॉम्पिटेंस, करप्ट, नालायक, बेशरम औरत जिसे कहते हैं, वो है वो औरत। और साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना लगा देना, किस बात का लगाओगे, तुम्हारे खुद के जज बिके हुए हैं यार, हम पे क्या लगाओगे तुम। पहले अपने जज सुधार लो, जो बैठ के दूसरों की जिंदगियां सही रास्ते पे जाएंगे गलत रास्ते पे जाएंगे डिसाइड कर रहे हैं ना, वो खुद बिके हुए हैं यार। हमारी जिंदगी का डिसाइड करेंगे? जो इंसान क्रिमिनल्स को पैसा लेके उनको बचा रहा है वो डिसाइड करेगा बैठ के अब कि कौन सा क्रिमिनल जेल जाना चाहिए और कौन से किसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। पहले उस जज को धरो, सबसे पहले तो उस जज को। भाई मैं कह रहा हूं तुम निकिता सिंघानिया को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई केस नहीं बनता, जज पे तो बनता है ना केस, जज पे तो पूरा बनता है, उसका लाइसेंस ही ले लो, उसका लाइसेंस खींचो भाई, उसको प्रैक्टिस ही मत करने दो तुम जजशिप। साफ साफ बोला है कि उसने सामने से अपने आप ब्राइबरी करी है कि भाई हाँ। 5 लाख तुम लोग सेटल क्यों नहीं कर रहे हो, 5 लाख रुपए दो ना, मैं सेटल करवाती हूँ। हमारे देश के अंदर है ना लॉ के बोर्ड्स हैं, लॉ के हमारे जहाँ से जैसे हमारा सीए का बना हुआ है ICAI, ऐसे लॉ का होगा और लॉयर्स के लिए होगा, जजेस के लिए होगा। जो जजेस की कम्युनिटी है भाई, खड़े होकर क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों चुप बैठे हो सब, क्यों ट्विटर के ऊपर सिर्फ लौंडे चिल्ला रहे हैं? अब आओ ना, डिफेंड करो ना, अगर डिफेंड नहीं कर सकते तो कम से कम उंगली तो उठाओ। और वहां पे सिर्फ रीटा कौशिक ही नहीं, उनके साथ एक सबऑर्डिनेट है उनका, आई थिंक मनोज करके नाम है उनका। हाँ, जो उनका वो था 50 रुपए लेके अपने मिलवाने के लिए बोलता था, 50 रुपए लेके वो कहता था कि मैं अपनी डेट शिफ्ट कर दूंगा। और फिर उसने ये तक भी बोला कि 50 रुपए नॉर्मल लोगों के लिए था, बट जैसे जो हम लोग IT सॉफ्टवेयर है बैंगलोर से आए हैं, हमसे वो सीधा 500,000 रुपए मांगता, तो वो खुलेआम चलता था यार वहाँ पे। लाइक इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन जौनपुर कि अच्छा तुम 50 रुपए दोगे तो हम तुम्हारी डेट शिफ्ट करा देंगे। एंड सिंस ही यूज्ड टू आस्क यार मेरे को सैटरडे या फिर संडे का कर दो, बिकॉज सैटरडे कर दो मेरे लिए क्योंकि ज़्यादा फीजिबल है, बिकॉज देन आई डोंट हैव टू टेक लीव्स एवरी टाइम आई एम कमिंग हियर। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक बार आना है या फिर मेरे पास एक ही नोटिस पे आना है मेरे को। उसने आई थिंक 30 से 40 बार उसने आना जाना करा है जौनपुर से बैंगलोर और बैंगलोर से जौनपुर में, विच यूज्ड टू बी यू नो, उसके लिए फाइनेंशियली ड्रेनिंग था वो पूरा का पूरा प्रोसीजर। एंड देन अगेन वो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ पे, जितना भी वहाँ पे कोर्ट के चीज़ें चलती थी, लाइक ये बहुत सार्वजनिक बात थी वहाँ पे कि ये सब होता ही है यहाँ पे, तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा कि अगर अपनी डेट शिफ्ट करानी है तो फिर यही है ना कि वही बात है कि करप्शन जो होता है वो जड़ में होता है, नीचे होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट नीचे से खराब है ना तो ऊपर से सही नहीं कर सकते तुम उस चीज़ को। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या पकड़ी जाती है, देश छोड़ के भाग जाती हैं, तो अब समय बताएगा। अभी तो पुलिस भी नहीं ढूंढ रही उनको, क्या ही बोले, फिर कोई किसी को परवाह ही नहीं है। बट हमें बहुत परवाह, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये डेली शो पे इसकी अपडेट होनी चाहिए। नहीं भी होगे ना ढूंढ के लाएंगे, और जो न्यूज़ नहीं दे रही होगी हम देंगे। चलिए लास्ट पे आते हैं, द डीडी अपडेट्स। Jay-Z, माय गॉड, Jay-Z एंड डीडी
आना ही था जेजी को। अब तो लाइक हाई टाइम था, मैं तो वेट कर रहा था कि भाई साहब कोई ना कोई इसके साथ एक और तो आए, जैसे जेजी और बियॉन्से हैं डिडी के एकदम चड्डी बड्डी आसपास घूमने वाले बंदे भाई, सारे तीनों पूरी मिलके पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। इन दोनों पे कब उठेगा मैं तो वेट कर रहा था। सोशल मीडिया पे तो हाइप चल रही थी बियॉन्से के नाम पे कि भाई बियॉन्से पूरी म्यूजिक के जितने भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं उन सब में सबसे प्रेजेस लेती है कि भाई हर आर्टिस्ट को, जो भी आर्टिस्ट स्टेज पे आके टॉप अवार्ड जीता है उसको मैंडेटरी है अगर कि वो बियॉन्से को प्रेज करे, कुछ भी रीज़न हो, कोई भी हो, मैडोना हो, रिहाना हो, टेलर स्विफ्ट हो, कोई भी हो, सबको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई साहब टाटा बाय बाय, इंडस्ट्री के बाहर कुछ नहीं बचा। ये कहता है Sean Diddy Combs uttered these chilling words before he and Jay-Z RAPED, मैं उस पर नहीं बोल सकता अभी यूट्यूब पे, 13-year-old girl says accuser। और ये आर्टिकल ये कहता है the anonymous accuser identified only as Jane Doe said that the assault happened after she was driven to an MTV Video Music Awards, MTV VMAs, after party. Prior to the alleged incident, the woman claimed Sean Diddy Combs, who has been accused of sex trafficking and racketeering charges, uttered chilling words that have stuck with her to this day, reports People. कहा क्या है? In an amended civil complaint, the woman alleged she was RAPED by Combs, now 55, and Jay-Z also now 55, while an unnamed female celebrity watched during the party in a New York City residence. ये बात है 2000 की। 2000 में सोचो जेजी की गर्लफ्रेंड कौन थी या डिडी की गर्लफ्रेंड कौन थी? डिडी की गर्लफ्रेंड थी जेनिफर लोपेज। जेजी की गर्लफ्रेंड उस समय कौन थी मुझे नहीं याद है, हो सकता है ये जेनिफर लोपेज हो। द इनिशियल कंप्लेंट which did not reference Jay-Z by the name was filed in October। तो अच्छा पहले जा चुका है ये। अच्छा ये अक्टूबर है जब डिडी के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल हो रही थी, तब ये फाइल किया गया था। The lawsuit was amended later to add allegations against Jay-Z that he has also participated with Sean Diddy in the alleged sexual assault। इसमें बोला कहाँ है? According to the complaint, the accuser was invited to the after party by a limousine driver who claimed to work for Combs and told her that the Mughal liked young girls and she was fit what Diddy was looking for। वही reports People। इनफैक्ट ये मैं पूरा इंसिडेंट देख रही थी एंड देन हुआ ये कि उसने जब लिमोजीन में अपना एंटर करा ड्राइवर के साथ, वो सीधा उसको लेके चले गए अपने जहाँ पे भी वो लोग ये सब चीज़ें करते होंगे। एंड देन शी वॉज डायरेक्टली बीइंग प्लेस्ड ऑन द बेड एंड देन डिडी कॉम्स आए और जेजी साथ में थे एंड देन वट एवर दैट फॉलोड। बट उससे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ वो ये कि द मोमेंट शी एंटर्ड ना, वहाँ पे उन्हें एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट का फॉर्म साइन करवाया है, प्रॉपर अग्रीमेंट साइन करवाया है, उनको एक ड्रिंक दिए एंड देन उन्हें ऊपर लेके गए हैं। समझ गया मैं। अभी मैं आप ही से बात कर रही थी राइट कि हमें इतना टाइम, उस लड़की को इतना टाइम क्यों लग गया ये सब चीज़ें बाहर खुलकर आने में। एंड देन यू सेड दिस वेरी राइट थिंग कि बिकॉज जो जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट करने जाई थी ही वॉज नॉट अ वेरी नॉर्मल पर्सन, वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। एंड प्रोबेबली अगर शायद वो 20 साल पहले ये कंप्लेन करती या फिर इस बारे में बात भी करती तो कोई इसके बारे में सुनता भी नहीं। उसने लिखा तो था उसमें कि उसने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया। एग्जैक्टली। अगर वो कुछ भी बोलती और अगर अकेली बोल रही है तो डिडी ऑब्वियसली, जेजी ऑब्वियसली उसके ऊपर अपने और लॉसूट्स फाइल करता है, उसको खत्म कर देता बिल्कुल फाइनेंशियली और मेंटली दोनों। टेप होती है उसके पास, हो सकता है उसके अगेंस्ट भी उसके पास टेप्स पड़ी। अरे वो तो है ही है, टेप तो है ही है, लेकिन फिर भी अगर वो बाहर आती है इस चीज को लेके तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, वो उसको लीगली तबाह कर सकता था भाई। अब उस लड़की ने भी ये सोचा भाई अगर एक बंदा 120 लॉसूट्स लेके आया है इन दोनों के खिलाफ तो क्यों ना मैं भी सामने चली जाऊं, तब उसको कोई डर नहीं लगेगा ये सब ऐसे अपने चीजें सबके सामने लाने में। इनफैक्ट अभी ये सिर्फ 120 तक लिमिटेड नहीं है, अभी पोटेंशियल लॉ सूट अगेंस्ट डिडी कुड बी मोर देन 300-500। 2000 की कंप्लेंट थी फर्स्ट, 2000 में हुआ था ये, 2000 से अभी तक 24 साल हो चुके हैं। 24 साल में वो बंदा रुका होगा तुम्हें लगता है? 24 साल से पहले कितना कर रहा होगा तुम्हें आइडिया है?
वो 120 कम है जो अभी सामने आए हैं, ऑब्वियसली कम है भाई। हो सकता है 120 वही है जिनके पास एविडेंस पड़ा हो, बाकी सब के साथ तो हुआ वो चीज, उनके पास एविडेंस भी ना हो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। सोचो कितने गायब हो चुके होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कितने बंदे खत्म कर दिए गए हों। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज उनकी पार्टीज में ये भी तो होता ही था। ऑब्वियसली। अब देखो इतने टाइम से मैंने इस पर रिसर्च करी और मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या हो रहा है। डिडी की 2007 के अंदर 2007 में सिरॉक के साथ होती है पार्टनरशिप। 50-50% ओनर बनते हैं दोनों सिरॉक के। कौन सा ग्रुप है वो जो सिरॉक को ओन करता है? यार सिरॉक की डी से नाम है, डियाजियो। डियाजियो वो कंपनी है जो सिरॉक को 50% ओन करती थी डिडी के साथ दूसरी साइड पे। ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चली और 2017-18 के अंदर जो है डिडी आता है और तब तक शायद हो गया था डियाजियो 100% ओन कर चुका था धीरे धीरे। शॉन डिडी कॉम्स आते हैं और कहते हैं कि भैया सिरॉक कंपनी जो है वो रेसिज्म कर रही है, वो अपनी बोतलों को उसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जहां पर कि वाइट्स हैं, और 2-3 और एलिगेशन उस पर लगाता है वो रेसिज्म के बेसिस पे ही। वो केस चलता है, ड्रैग होता है, ठीक है। और वो ड्रैग होते 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 सितंबर या अक्टूबर के अंदर पिछले साल 2023 में, शायद अगस्त या सितंबर में हुआ था ये, शॉन डिडी कॉम्स रेसिज्म का केस जीत जाता है सिरॉक से। वाह। विदिन 1 मंथ शॉन डिडी कॉम्स की जिंदगी की तबाह हो जाती है। अब ये समझो, लोग कह रहे हैं डिडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर डिडी को नीचे लेकर आना है तो किसी बहुत बड़ी पावर को इसके पीछे होना पड़ेगा। और मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था कि पावर कौन है। ये लड़कियों के एलिगेशन पे डिडी जैसे लोग नीचे नहीं आ सकते। वो पावर कौन सी है जो इसको हरा रही है? तो मैंने देखा और मेरे को पूरे के पूरे डिडी के जितने एनिमी सर्कल है उसमें एक ही ऐसा एनिमी मिला जो कि अगर अपनी औकात पे उतर आए तो वो डिडी से 15-20 खा जाएगा अकेले, और वो है डियाजियो, सिरॉक का ओनर। दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनियां उसकी हैं, सबसे बड़ी लिकर कंपनियां उसके अंडर आती हैं, अल्कोहल कंपनियां उसके अंडर आती हैं। तो अल्कोहल माफिया और म्यूजिक माफिया मिले तो भाई तुम ये कह सकते हो अल्कोहल माफिया जो वर्ल्ड का माफिया है ना वो डियाजियो है, और डिडी जाके लड़ गया था उससे। अल्कोहल माफिया के बिना इंडस्ट्री में कुछ नहीं है भाई। और जिस दिन ये कांड हुआ उसके विदिन मंथ्स भी गए, 1 या 2 महीना मुश्किल से, ये पूरा का पूरा डिडी का जो कांड शुरू हुआ है ये उसके बाद शुरू हुआ है। और जो सबसे पहला रॉडनी का केस का जो वो आया था उसके अंदर एक पर्टिकुलर शराब की कंपनी का नाम मेंशन था, सिरॉक की। सिरॉक की बोतलें जो स्पाइक्ड होती थी, ठीक है, और बोतलें पूरी सील पैक्ड होती थी। तो सील पैक्ड बोतलें स्पाइक कैसे हो सकती हैं? आइदर डियाजियो कुछ कर रहा था अंदर बैठ के, आइदर जो 50% ये ओन करता था, जितनी भी इसके हाथ में पावर थी, ये उसका इस्तेमाल करके कुछ करता था सिरॉक के साथ। और हो सकता है डियाजियो को ये पता लग गया हो और उन्होंने पार्टनरशिप इसलिए खत्म करने की बात करी हो। जब पार्टनरशिप खत्म होने की बात हुई हो तो ये देखा हो इसने कि भाई मेरे हाथ से तो बहुत सारा पैसा निकल जाएगा, तो मैं जाता हूँ इनके ऊपर एक अपना वोक वाला केस मारता हूँ, क्योंकि अमेरिका में तुम हार नहीं सकते उस केस के अंदर। जजेस डेमोक्रेट के हैं, एक फोन में लाएगा बैरक ओबामा को, केस जीत गए, ठीक है, वो जीते। बट डियाजियो कंपनी है, वो कहे भाई ये टुच्चा किया रहेगा, मैं तू रुक 5 महीना रुक, तेरे को बताते हैं बेटा तेरे लिए मैप सेट कर रहा हूँ, तू कहाँ जाएगा, तेरी किस्मत मैं बना रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है अब कि डिडी का कांड इतना वास्ट था, इतना ब्रॉड था कि डियाजियो तो गया डिडी के पीछे, बट अब उससे चिट्ठे खुल जाएंगे हजारों के। ऐसे एक चीज ना, मैं भी अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत सिंह डिलोन को असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी के लिए इलेक्ट किया है, एंड वो 2025 में आएगी। रिपब्लिकन असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी पहली बार होगी है। अब ये बंदी अगर पावर में आती है एंड डिडी का केस इसके लिए अंडर आ जाता है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट कर सकती है जो हम सोच रहे हैं क्या कहते हैं डेमोक्रेट पार्टी के अगेंस्ट में।
कि मतलब जैसा डिसीजन डेमोक्रेट्स लेंगे, जो अभी कोर्ट सिस्टम है वहाँ का, जैसा डिसीजन वो होगा उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट वो वाली बंदी कर सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल फार राइट आइडियोलॉजीज के साथ आ रही है। बट वो तो अटर्नी है ना, वो क्या उखाड़ लेगी? अरे डिसीजन तो पावर तो होती है उनके ऊपर भी। अटर्नी के अंदर पावर थोड़ी होती है, अटर्नी तो केस लड़ेगा तुम्हारे लिए। अटर्नी कौन होता है? अटर्नी होता है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी वगैरह, ये सब होते हैं जो आपके स्टेट के बिहाफ पे केस लड़ते हैं। यहाँ पर स्टेट का केस नहीं है भाई, यहाँ पे टोनी बसबी है लॉयर। अटर्नी का मतलब होता है कि मैं अगर न्यूयॉर्क सिटी का अटर्नी हूँ, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हूँ न्यूयॉर्क सिटी में, तो न्यूयॉर्क के लिए जो भी केसेस होंगे वो मैं लड़ूंगा। तो न्यूयॉर्क में तो है ये भी, न्यूयॉर्क It's a सिटी personal के case. लिए। अच्छा ये सिटी पे केस नहीं है। मैं अगर यहाँ पर मेरे कोई बंदा आके कह दे कि भाई जैसे उसने किया था, टूपाक की माँ ने आके जो है क्या कहते हैं, जहाँ जिस सिटी के अंदर उसकी डेथ हुई थी, वेगस के अंदर, पूरी सिटी पे केस कर दिया। अरे नहीं डोनाल्ड ट्रम्प सॉरी, ने करा था, डोनाल्ड ट्रम्प छोड़ो, वो केस करा था एक टाइम पे और वो जीत गया था। बिगी की माँ ने केस किया था न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। जब न्यूयॉर्क की सिटी के ऊपर केस हो रहा है तब उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी निकलता है वहां से, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर मेरा केस इंटरनेशनल कोर्ट में गया हुआ है, वहां केस कौन लड़ने जाएगा? जो देश का अटर्नी है, अटर्नी जनरल जो है हमारा, वो लड़ने जाएगा केस। उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। जजेस का काम सिर्फ होता है, जजेस होते हैं जो वहां पर या तो रिपब्लिकन या तो डेमोक्रेट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, वो जज बैठा हुआ है। तुम लड़ते रहो लॉयर से केस। अगर जज सामने फ्लिप हो रखा है तो वो सुना देगा ट्रम्प की तरह 30 अलग अलग 32 चार्जेस के अंदर, दिखा देगा कि हाँ भैया ये तो गिल्टी है, और बताएगा भी नहीं कि भाई तो गिल्टी किस बात के लिए, सीधे जेल में डालो इसे, हम नहीं बता रहे गिल्टी क्यों है। ये गेम है। तो अभी यहाँ पर पूरा का पूरा सीन ये मेरे को लग रहा है, ये सिरॉक का गेम है, ये बहुत बड़े लेवल का गेम है, और अब ये अनफोल्ड होगा और अब इससे कोई नहीं रोक सकता, जितना मुझे दिखा। और मेरे को तो लगता है कि सिरॉक ने भी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा हो जाएगा ये। वो तो डिडी ने एक्चुअली सारी चीजें करी हैं, तो वो उस इट्स अ कर्मा बेसिकली, कि उसका कर्मा अनफोल्ड हो रहा है एक तरफ से। उसका भी हो रहा है और बाकी जितने और भी इन्वॉल्व, उन सबका उन धीरे सबका धीरे। हो रहा है कि भैया किसी को तो कोई स्टैंड लेगा, कभी ना कभी तो ट्रूथ रिवील होगा बट ही मेरे होगा। को अभी भी ये लगता है मई में ट्रायल शुरू हो रहा है, और मुझे अभी बहुत भी कम चांस लगता है कि शायद डीडी तब तक जिंदा रहेगा, ये जिंदा बच पाएगा, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि अगर ये जिंदा छोड़ दिया इसको और ये ट्रायल पे चला गया तो पता क्या हो रहा होगा। जेजी का नाम भी, जेजी का नाम, बहुत लोगों की दिक्कतें, मुश्किल जिंदगी में दिक्कतें आ जाएंगी। ये जेजी का नाम भी मेरे को इसलिए लगता है आया है क्योंकि अभी इतने दिन से ना सब कुछ शॉन डिडी एक ही इंसान का नाम खराब हो रहा था इतने टाइम से। अब अंदर शॉन डिडी बैठा होगा अपने लॉयर के साथ और उसने फोन किया होगा जेजी को, उसने कहा था हराम जादो, तुम सबने मजे लिए, मैं अकेला पीस रहा हूँ यहाँ पे, तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे, तुम ना मेरे लिए कोई बोल नहीं रहे आ हो। रहा है यहाँ पे मेरे लिए। अब तुम सोचो मैं डीडी हूँ, मैं जेजी को फोन करके क्या बोल रहा हूँ, हाँ भाई अब ऐसा है, अब मैं सबका नाम दे रहा हूँ, तुम लोग गायब हो गए ना, कट लिए ना जब मौका आया, तो अब तुम सब जाओगे, या तो मुझे बचाओ या तो मैं अब नाम लेना शुरू कर रहा हूँ, और मैं शुरू कर रहा हूँ जेजी से तक। वहीं जेजी ने फोन उठाया हुआ, हेलो ये फाड़ रहा है, इसको फाड़ो। तो ये हो गेम सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है वो जेल में एक दिन हो जाए उसका भी काम। नहीं यार, उसको सिक्योरिटी में रखा हुआ अच्छी। अरे सिक्योरिटी में सिक्योरिटी में जेफरी एप्स्टीन भी था, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली। जेफरी एप्स्टीन भी सिक्योरिटी बहुत हाई प्रेशर सेल के अंदर थे जहां पर कोई नहीं आ सकता, तो सुबह एंड सुबह एक दिन क्लास पीपल लाइक दीज जिनके पास पावर होती है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे Obviously, वो तो- हटाने की, गिराने वो की, तो जेल के अंदर ही लोग हायर कर लेते हैं यार। एग्जैक्टली कि तो उनको सबसे पहले मार दिया जाता है कि चलो जाओ, तुम्हारे जो तुम करने वाले हो वो नहीं होने देंगे हम, चलिए गिराने वाले हो जो। खत्म करते हैं आज का ये शो, यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तीनों एजेंडाज डिस्कस हो गए हैं, देखते हैं। डीडी का केस भी ऑन गोइंग है और ये निकिता सिंघानिया क्या, निकिता सिंघानिया, इसका केस भी ऑन गोइंग है, कहाँ भाग रही है कहाँ नहीं भाग रही है अभी देखना बाकी है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आप लोगों को इसी शो के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए समाप्त करते हैं आज का शो। ध्यान रखिए अपना, ऐश करिए, थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।